अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शराज असनाद। बात जब पाकिस्तान में की जाती है एहतसाब की तो सबसे पहले जिस इदारे का नाम आता है उसका नाम है कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। ये वो इदारा है जिसपे बहुत ज्यादा उम्मीदें अवाम की वाबस्ता हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो जो उम्मीदें इससे वाबस्ता रखी जा रही थी ये अब तक उसको पूरी तरह पूरा नहीं कर सका। अगर बात की जाती है एहतसाब की तो इसका मतलब यही होता है कि बिला इम्तियाज सबको एक ही कटहरे में खड़ा किया जाएगा और जो जिम्मेदारान है, जो गिल्टी हैं, जो करप्शन ज़्यादा लोग हैं उनको अलहदा करके उनके बारे में कोई कार्रवाई की जाएगी। मगर अनफॉर्चुनेटली जब हम ये देखते हैं कि नैब क्या वाकई प्रॉपर्ली एहतसाब कर रहा है तो हमें ये नजर नहीं आता, क्योंकि इसमें नैब के अंदर मौजूद वो करप्ट माफिया है जो नैब को पूरी तरह से चलने नहीं दे रहा। ये सब बातें मैं सबूत के साथ अभी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जो चीज मैं आपसे शेयर करता चलूं कि नैब के अंदर जो गंदे अंडे मौजूद हैं जिनकी वजह से नैब का इमेज बर्बाद और खराब हो रहा है, और क्या यही वो लोग हैं जिनकी वजह से नैब अभी तक पूरी तरह एहतसाब के काबिल नहीं हो सका, क्योंकि अपनी अकाउंटेबिलिटी वो नहीं कर पा रहा। एक दरखास्त जो है वो अदालत में ज़ेर समाअत है, उस पर मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूंगा, मगर ये दरखास्त एक पटवारी जो है मोहम्मद अशरफ साहब इनकी तरफ से जो है वो फाइल की गई है। और पटवारी साहब ये कहते हैं, जो इन्होंने चेयरमैन नैब को भी दरखास्त दी है, कि इन्हें नैब के अफसरान ने पकड़ा था। ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं, एक बहुत बड़ा पलंदा है, एक सद्दा है जो मेरे पास है। और उसके बाद नैब के अफसरान जो ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि ज़ाहिर शाह जो असिस्टेंट डायरेक्टर नैब पिंडी थे और उनके बाद जो असिस्टेंट डायरेक्टर है अब्दुल माजिद, इन लोगों ने इन पटवारी साहब को क्लीन चिट देने के लिए ना सिर्फ इनसे ज़मीनें अपने नाम ट्रांसफ़र कराई, अपनी फैमिलीज के नाम ट्रांसफ़र कराई, ये उसकी तमाम फ़र्दें मेरे पास मौजूद हैं, आपको स्क्रीन पे भी चलते हुए नजर आ रही हैं। बल्कि इसके अलावा जो माजिद डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर थे, एक पटवारी साहब की जो गाड़ी थी जो बाकायदा तौर पे डिक्लेयर की गई थी नैब की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कि ये इलीगल वे ऑफ अर्निंग से हासिल किया गया एसेट है, वो गाड़ी माजिद साहब के भाई के नाम ट्रांसफ़र की गई और ये सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ थे। मगर जब इन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ये कितना बड़ा ब्लंडर कर गए हैं तो वो तमाम की तमाम पुरानी फ़र्दें कैंसिल की गई और उसकी जगह जो है वो इनके कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम पे नई फ़र्दें जारी की गई। ये तमाम उसका रिकॉर्ड है जो आपको स्क्रीन पे चलता हुआ नजर आ रहा है। और पटवारी की इस बात पे इस वक्त एक इंक्वायरी जो है वो नैब में पेंडिंग है। इसी सिलसिले में एक और केस है, ये मलिक दीन है। मलिक दीन के रेपो एवरीबडी नोज हुज लिविंग इन इस्लामाबाद कितनी अच्छी रेपो थी। एक बहुत करप्ट तरीन ऑफिसर के तौर पे मशहूर थे और जिसे कहते हैं चोरों को पड़ गए मोर। मलिक दीन के साथ भी कुछ इस तरह का सीन हुआ और ये दरखास्त इन्होंने अदालत में दी, चेयरमैन नैब को भी दी। और इनका ये कहना है कि इनके घर से जब नैब अफसरान ने जो रेड किया तो उसके मुताबिक लाखों रुपए कैश, सऊदी रिहाल, तलाई जेवरात 32 तोले, घड़ियां, मोबाइल, पिस्टल्स, ये सब कुछ बाकायदा वो तफसील लिख रहे हैं कि 5,000 रुपए के 180 नोट, 1,000 रुपए के 100 नोट, टोटल 10 लाख रुपए, यानी ये सारी तफसील लिख रहे हैं। मगर ये अलेज करते हैं कि जिस वक्त बात आती है जो नैब रिकॉर्ड देता है कि क्या क्या कुछ इनके पास से बरामद हुआ है, तो उसमें यानी फर्द मकबूजगी ये जब देता है नैब प्रेजेंट करता है तो इसमें ये सारी चीज़ों को गायब कर दिया जाता है और टोटल सिर्फ 1,37,700 रुपये ये रिकवर नैब के रिकॉर्ड में किए जाते हैं। जेवर का कोई जिक्र नहीं है, बाकी चीज़ों का जिक्र नहीं है, डॉक्यूमेंट्स का जिक्र है। ये भी दरखास्त फाइल करते हैं ज़ाहिर शाह जो डीजी नैब पंजाब है उनको करते हैं, और अदनान महमूद जो आईओ हैं, मोहम्मद अली डिप्टी डायरेक्टर हैं और इस तरह दीगर अफराद के खिलाफ ये भी दरखास्त देते हैं। इस हवाले से मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मलिक असद, ये डॉन के हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है, बहुत शुक्रिया असद, और बैरिस्टर मिर्जा शहजाद अकबर फॉर्मर स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब हैं। इनसे भी हम बात करेंगे नैब की असल कार्रवाई क्या है। मगर असद मैं इन स्टोरी से रेलिवेंट पहले आपके पास आना चाहता हूँ, जब आपने स्टोरीज ब्रेक की, इस पर पब्लिश किया, अब नैब में इसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है? अच्छा देखिए शिराज साहब, ये जो आप इंक्वायरी की बात कर रहे थे ना, ये पटवारी की ये पटवारी की इंक्वायरी इन्होंने 2009 में उससे जो एलेज करता है कि मेरे से तकरीबन हाँ जी 1.5 करोड़ रुपया लेके उसके बाद इन्होंने जो है वो पैसों का जिक्र भी किया हुआ, 1.5 करोड़ रुपया कहते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह सारी चीज़ें मिला के तो फिर वो इंक्वायरी क्लोज कर दी गई थी। अब दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जब एक एलिगेशन, ये मिर्ज़ा साहब भी इस पे ऊपर रोशनी डाल सकते हैं, एक जब इंक्वायरी क्लोज हो जाती है फिर उन्हीं चार्जेस पे 2 साल 3 साल बाद इंक्वायरी जो है ना वो नहीं हो सकती। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा ये तो बहुत अच्छी असामी थी, इसने बगैर कुछ कहे किसी को बताया भी नहीं, हमें इतने पैसे भी दे दिए, प्लॉट भी दे दिया। पटवारी पे के ऊपर के खिलाफ भी एलिगेशंस होंगे। इस्लामाबाद में आपको पता है महकमा माल मोस्ट करप्ट इदारा है,
उसके खिलाफ भी उस पे, लेकिन आपने उसको ट्राई लेकिन यू हैव गिवन हिम अ क्लीन चिट ना, क्लोज उन्होंने कर दी, उनको क्लीन चिट हो चिट गया। दे दी, लेकिन जब उन्होंने 4-5 साल बाद देखा कि यार इस बंदे से तो हमने बड़े ठीक ठाक पैसे ले लिए हैं और अभी भी इसके पास बड़ा वेल्दी आदमी है, तो फिर दूसरे एडी ने आगे वो कार्रवाई डाल दी। आगे फिर अच्छा, इसमें एक मजे की मैं आपको बात बताऊं कि जो पहले इंक्वायरी इनिशिएट की गई वो उसके किसी बंदे से एक एप्लीकेशन दिलवाई गई, जो तरीका अडॉप्ट किया जाता है। हाँ जी, तो तरीका फिर, और जो दोबारा जो दिलवाई गई वो जो जिस बंदे से पहले दी गई थी उसका कोई मुलाजिम था, ठीक है, उसको कहा गया कि जी आप एक एप्लीकेशन दें और हम आपका जो है ना वो केस, उससे फिर एप्लीकेशन लेके दोबारा केस खोला गया और दोबारा उससे पैसे मांग रहे थे, कोई इनके दरमियान कोई तलखी शलखी होगी जिसके बाद वो फिर कोर्ट में, हाँ उसने सारे सबूत दिए हुए हैं, उसने जो पुराने इंतकाल थे उसकी फर्दे दी हुई हैं कि किस तरह जो माजिद है खास तौर पे उसके भाई के नाम चीजें ट्रांसफर हुई, फिर उसके रिलेटिव्स को गई, फिर वो गाड़ी जो उसके भाई के नाम ट्रांसफर हुई उसकी वो रिपोर्ट दे रहा है, फिर जाहिर शाह के अपने नाम इसने प्रॉपर्टी गलती से ट्रांसफर करा दी, वो फर्द वो मौजूद है, फिर वो फर्दें कैंसिल की गई। अच्छा, असल में यही पूछना चाह रहा हूं कि नैब किस तरह लोगों की अकाउंटेबिलिटी कर सकता है जब वो खुद इस तरह के करप्ट अनासिर उसके अंदर मौजूद है। अच्छा, जब ये खबर आई तो उस वक्त इन्होंने फौरी तौर पर अपना रिएक्शन शो किया, इन्होंने कहा जी कि हम तो इंक्वायरी इनके खिलाफ कर रहे हैं। अच्छा, इंक्वायरी इन्होंने स्टार्ट भी कर ली। अब मज़े की बात है कि वो उन ऑफिसर्स को ना तो सस्पेंड किया गया ना काम करने से रोका गया, वो उसी तरह ही बैठे हुए अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते रहे, हर जगह पे जाके उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को भी जो है वो दबाने की कोशिश की और 2 हफ्तों का टाइम दिया गया था कि 2 हफ्तों में जो है इंक्वायरी आज हो गया। इंक्वायरी इसकी भी मैं आपको बताता हूँ कि इंक्वायरी क्यों नहीं फाइनल हो रही, इसमें बहुत बाअसर है। इसमें देखें जी, बाअसर तो ये जैसे आपने पहले भी जिक्र किया था कि ये बाअसर लोग हैं। अब ये जो माजिद साहब हैं ये एक वफाकी वजीर हैं, उनके करीबी रिश्तेदार हैं, बस तो फिर तो मामला ही। इसके अलावा ये जो रावलपिंडी के जो डायरेक्टर जनरल हैं नैब के, उनके स्टाफ ऑफिसर भी हैं। जाहिर तो किस तरह डीजी खुद अपने जो है वो स्टाफ अफसर के खिलाफ कार्रवाई करेगा। लेकिन इससे भी मजे की मैं आपको बात बताऊं कि जो अभी मौजूदा चेयरमैन नैब है, इन्होंने जब ये सेक्रेटरी इंटीरियर थे तो इसके बाद इनको थोड़ी कुछ अरसे के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री दी गई थी। तो ये माजिद साहब जो है ये वहां पे भी इन चेयरमैन के स्टाफ अफसर, यानी फिर तो ये इनके चहेते। और ये मुझे नैब के जो है ना इनसाइड सोर्सेज ने बताया कि ये ऊपर से ही इंक्वायरी जो कमेटी है उसको कहा गया है कि मट्टी पाव का फलसफा जो है, बिल्कुल इसीलिए इंक्वायरी को पोस्टपोन किया जा रहा है। मुझे अब एक ब्रेक लेनी है और बल्कि मैं मिर्जा साहब आपकी इजाजत से, हमारे लाहौर में रिपोर्टर बैठे हुए हैं अदरीस, अब तक के रिपोर्टर हैं, उनके कुछ केसेस है जो उन्होंने हाईलाइट किए हैं, मैं वो डिस्कस कर लूंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। नाज़रीन वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद जो नैब ने लोगों को लूटा है प्ली बार्गेन और वॉलंटरी रिटर्न के नाम पे, वो चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले नैब के अंदर जो करप्ट माफिया उसके हवाले से जो डिटेल्स नैब डीजी के पास और चेयरमैन नैब के पास और जो अदालतों में जेर समात है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। अदरीस शेख ने लाहौर में भी ज्वाइन किया है, मगर जो कुछ चीज़ें हैं वो मैं इनसे पूछूंगा इस हवाले से। नैब के जो वॉलंटरी रिटर्न्स हैं, आमतौर पे वॉलंटरी रिटर्न्स वही होते हैं जिस वक्त आप इंक्वायरी चल रही होती है तो उसमें एक्सेप्ट करके कन्फेस करके जो अमाउंट वापस की जाती है उसको वॉलंटरी रिटर्न का नाम दिया जाता है। तो 2006 से अब तक अरबों रुपए के जो वॉलंटरी रिटर्न्स डिफॉल्टर है उसकी लिस्ट हमने हासिल कर ली है, जिसके मुताबिक तकरीबन 3 अरब 76 करोड़ की वो वीआर की रकम जो है वो पेंडिंग है और नैब अपने इन डिफॉल्टर्स को नहीं पकड़ सका। सारी लिस्टें मेरे पास है जो आपको स्क्रीन पे चलती नजर भी आ रही हैं। तो उसके साथ जो डिफॉल्टर्स की एक और लिस्ट आती है जो प्ली बार्गेन, यानी जिन लोगों पे जब बाकायदा तौर पे केस स्टार्ट कर दिया गया तो उसके बाद इन्होंने एडमिट किया और उसको प्ली बार्गेन किया। इसके भी जो डिफॉल्टर्स हैं वो 33 डिफॉल्टर्स की लिस्ट हमारे पास मौजूद है। ये वो लिस्ट है, आपको स्क्रीन पे भी चलते हुए नजर आ रही है। 9 रावलपिंडी से हैं, 4 कराची, 1 पेशावर से और 19 लाहौर से हैं। ये वो लोग हैं जिनको नैब ने श्योरिटीज दे के छोड़ा था कि ये अपने जो वाजिबुल अदा रकम है इनके जिम्मे, जो ये करप्शन या कि दीगर इलीगल मीन ऑफ अर्निंग से अर्न कर चुके हैं, हासिल कर चुके हैं, कमा चुके हैं, वो वापस करेंगे। मगर ये पेंडिंग है, नैब अपने डिफॉल्टर्स को नहीं पकड़ा बल्कि आगे की कारकर्दगी किया जाना है। नैब लाहौर के बारे में कहा जाता है जनाब वो सफेद हाथी बन चुका है, तो बहुत मेजर इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाए जा रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि सर्विंग मिनिस्टर्स और जो मशीर हैं उनके खिलाफ इनके पास बहुत से एविडेंसेस मौजूद हैं, मगर शायद डरते हुए पोलिटिकल मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से शायद ये इन लोगों को नहीं पकड़े। अदरीस में आपके पास आना चाहता हूँ, आप चूंकि नैब को कवर भी करते हैं, इन हालात में इस इदारे का मेरे ख्याल में जो फिंगर इसके ऊपर उठाई जा रही थी वो सही दुरुस्त सिमत में जाती दिखाई देती हैं कि इसका क़याम से लेकर अब तक उम्मीदें बेताशा और काम 0/0। जी बिल्कुल, नैब की लाहौर की अगर कारकर्दगी की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 17 साल पुराने केसेस है, क्योंकि 16 नवंबर
1999 को जब कौमी एहतसाब-ए-रो का क़याम अमल में लाया गया था और उस वक्त इसकी लेजिस्लेशन है उसकी लिए ये शर्त रखी गई थी कि 1985 से जितने भी बड़े करप्शन केसेस हैं जिनमें पब्लिक एट लार्ज या चीटिंग की बात की जाएगी उनके इन्वेस्टिगेशन करेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो 17 साल तक जो हमारे पास केसेस की लिस्ट है उसमें इसको मुकम्मल करने में नाकाम रहे हैं। लाहौर से बहुत सारे केसेस हैं, ओवरऑल पाकिस्तान से भी हैं, इस्लामाबाद से भी हैं, इतना भारी बजट, इतना भारी बजट और उसके बाद ये परफॉर्मेंस इदरीस, वजह क्या है? क्यों ये इन केसेस को फाइनलाइज नहीं कर सके? पॉलिटिकल प्रेशर या नीयत में खराबी? जी बिल्कुल, दोनों चीज़ें कही जा सकती हैं। जैसे कि सूबाई वज़ीर तालीम राना मशहूद की बात की जाए तो उनके खिलाफ जो इंक्वायरी ऑथराइज की गई थी वो 3 दिसंबर 2015 को की गई थी और कानूनी तौर पर उसकी जो मुद्दत है वो 3 मार्च को ख़त्म हो चुकी थी। 3 से 4 माह के दरमियान जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसने अपनी तमाम तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट देनी होती है डीजी नैब को, जो वो भेज देता है चेयरमैन नैब को। तो कहां गई वो इंक्वायरी? उस तारीख को खत्म हुए भी आज तकरीबन 2 माह हो चुके हैं और उसकी डीओसी 28 मार्च थी। 28 मार्च को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने हर में राना मशहूद की जो रिपोर्ट थी वो पेश करनी थी डीजी नैब को, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो अभी तक रिपोर्ट पेश नहीं की गई। डीजी नैब की अपनी जो अहलियत है उस पर भी सवालिया निशान उठाए गए हैं और उनके बारे में ये इल्जाम लगाया गया है कि उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस दी गई और इसके साथ साथ इस वक्त वो आप डीजी नैब पंजाब मेजर बुरहान की बात कर रहे हैं पर जो वो ओहदा संभाले में ये एज एडिशनल चार्ज है। इदरीस, अब डीजी नैब पंजाब मेजर बुरहान की बात कर रहे हैं। 2002 को देखा जाए, जी बिल्कुल, मेजर रिटायर्ड सैयद बुरहान अली जो हैं उनको एज एडिशनल चार्ज दिया गया था डीजी नैब लाहौर का। और नैब का अपना जो कानून है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ नैब जो 2002 है उसकी सेक्शंस के मुताबिक किसी भी आला अफसर को 6 माह से ज्यादा एडिशनल चार्ज नहीं दिया जाता। अच्छा इदरीस, मुझे बताइएगा कि ये जो प्ली बार्गेन और वॉलंटरी रिटर्न के अरबों, पता नहीं शायद खरबों में ही चले गए हों, ये जो अमाउंट पेंडिंग है ये किस तरह ये वापस लेंगे? जी बिल्कुल, ये तो जो प्रोसिक्यूटर जनरल होता है जो कि वकास कदीर डार साहब हैं, वो लीगल एडवाइजर के तौर पर भी काम करते हैं चेयरमैन नैब के, और जितने डीजीज होते हैं उनके साथ डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी होते हैं, वो तमाम डीजीज के लीगल कंसल्टेंट होते हैं। अब ये जिम्मेदारी बनती है नैब की कि जब एक शख्स जो है उसने एतराफ़ कर लिया कि वो करप्शन से हासिल की गई जो रकम है उसको वो वापस कर देगा, और उसके बाद उसकी शराइत होती है, इंस्टॉलमेंट्स तय की जाती हैं कि 3 से 4 माह के दौरान नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट दी जाएगी। जैसे कासिम ज़िया साहब की बात की जाए, उन्होंने 80 लाख रुपए के करीब जो है वो रकम वापस कर दी थी दुबई इस्लामिक बैंक की, उन्होंने श्योरिटी दी थी 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की मद में। उसके बाद 61 लाख रुपए की उन्होंने 3 इंस्टॉलमेंट्स तय की थी जो कि ज़राए के मुताबिक उन्होंने मुकम्मल कर दी। इसी तरह से उनकी जमानत भी हो गई थी इसी बुनियाद पर जब उन्होंने 80 लाख रुपए की। लेकिन जो लोग जमानत करवा के भागे हुए हैं, ये जो अरबों रुपए की रकम है, ये कैसे रिकवर होगी? क्या नैब संजीदा है इस रकम को रिकवर कराने के लिए? चेयरमैन नैब की जी बिल्कुल भी संजीदगी नैब की दिखाई नहीं देती। अगर संजीदगी नैब की देखी जाती है तो 2006-2005 के जो डिफॉल्टर्स हैं वो ऐसे खुलेआम ना घूम रहे होते हैं। इनमें से एक बहुत बड़ा नाम जो कि आपने अभी लिया, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, जस्टिस रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के, मलिक क़य्यूम साहब, उनके जिम्मे है कसर ज़ौक़। ये वो केस है जिसके बारे में जिसमें एक सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी के बंगश साहब, उनके बेटे का भी नाम आता है, शौकतुल्लाह बंगश, सैफुल्लाह बंगश साहब के बेटे हैं। इसके अलावा सेनेटर अम्मार, सेनेटर गुलजार, उनके भी नाम इसी केस में थे। उस केस में इन्होंने किया था नैब से, इन्होंने VR की प्ली की थी जो कि इनकी मंजूर है। लेकिन अभी तक वो बासर लोगों से रकम वापस नहीं कराई जा रही, नैब संजीदा नहीं है। बैरिस्टर शहजाद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप नैब को रिप्रेजेंट करते रहे कोर्ट्स में, ये जितने मैंने ये एलिगेशंस नहीं कहूँगा बिकॉज आई हैव अ डॉक्यूमेंट्स, आई एम प्रूविंग इट कि बाकी ये रियलिटीज़ हैं, तो इन रियलिटीज़ के बावजूद नैब कहाँ पे है? क्यों काम नहीं कर रही? क्यों लोगों के साथ जिनसे उन्होंने पैसे निकलवाने वो नहीं निकलवा रहे? इसमें जो असल मसला है इस तमाम जी, आप इंडिविजुअल केसेस की बात कर रहे हैं, इस तरह के बहुत केसेस। सर मैंने तो इंडिविजुअल नहीं, मैंने तो कुछ रेफरेंस कोट किए हैं क्योंकि ये डिटेल लगी हुई लंबी लिस्ट है मेरे पास, खत्म ही नहीं हो रही। बिल्कुल, ये सब जो आपने चीज़ें कोट की हैं इनके पीछे एक बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से इस इदारे का वो हाल हुआ है। ठीक है, और वो शायद हमारे तमाम मुल्क के इदारों का भी उसी वजह से हाल हुआ है। वो वजह है जब भी कोई इदारा है, कोई इनिशिएटिव है, उसमें कोई भी काम होता है उसका टॉप डाउन इफेक्ट होता है। अब आप नैब के क़याम को देखिए, नैब जब बनाया गया बड़ी पैसों की रिकवरी की गई। आप नैब की कभी रिकवरीज का ये मुआवजना करके देखें कि नैब के पहले 1-2 सालों में क्या रिकवरीज हुई और बाद में क्या रिकवरीज पहले पैसे मिलते थे, शेयर था नैब अफसरान नहीं, शेयर तो अभी भी है, वो तो एज पर लॉ है ना, उसमें तो फिर आपको असेंबली से शिकायत करनी पड़ेगी, वो मसला नहीं है। मसला ये होता है कि नैब के इदारे को जिस तरह से सियासी मकासद के लिए पहले टॉप पे इस्तेमाल किया गया, सियासी जमातें बनाई गई नैब से, लोगों को पहले पकड़ा गया, फिर उसके बाद उनको नैब ज़दा से नैब ज़ादे बनाया गया। उसके बाद आपने देखा कि एक स्विस केसेस की मिसाल आपके सामने मौजूद है, मैं उसमें प्रोसिक्यूटर रहा हूँ,
बाहर जाके केसेस को परसू करता रहा हूँ, करोड़ों रुपया हमने टैक्स पेयर का इन केसेस के परसूंस पे लगाया है, लेकिन आखिर में मुशर्रफ साहब ने अपने मकसद के लिए NRO करके उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए, अगर आप मुझे इजाज़त दें, मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक के बाद आगे गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा आपसे शुरू करता हूँ। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद शहजाद अकबर साहब से जानेंगे कि जो नैब के केसेस को डिफेंड करते थे, इन्हें किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, क्या वाकई इन्हें भी कोई डायरेक्शन दी जाती थी कि आप इन केसेस को विदड्रॉ कर लें कि नहीं, ये जानते हैं इस वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले नैब के जो फॉर्मर स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं बैरिस्टर शहजाद, वो हमारे साथ बात करते हैं। शहजाद साहब, दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूंगा। आप बात कर रहे थे कि जी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करके इस इदारे का बेड़ा गर्क कर दिया गया, और जो टर्म आपने यूज़ की ना, नैब ज़दा से नैब ज़्यादा बना दिया गया। जी देखिए, ये टॉप डाउन इफेक्ट होता है। पहले इदारे ने इंस्टीट्यूशन के तौर पे ये सारी करप्शन खुद की, ये करप्शन है कि पहले आप लोगों के ऊपर मुकदमात बना के फिर उन्हीं लोगों की आर्म ट्विस्टिंग करके देते फिर रहे हैं, आप उनकी आर्म ट्विस्टिंग करके उसके बाद उनके मुकदमात को खारिज करते हैं, और फिर खारिज जब आप करते हैं, इस तमाम काम के अंदर आप किसे इस्तेमाल करते हैं? नैब के अफसरान ही है ना, वो अदालत में जाते हैं, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं। अब ये लोग वो हैं जो डिमोरलाइज भी हो जाते हैं और वो देखते हैं कि इस मुल्क का निजाम तो करप्शन से चल रहा है, हम भी करप्शन, तो वो ये टॉप डाउन इफेक्ट है ना कि शुरू में ये हुआ। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ नैब के शुरू के दौर की। उस वक्त सिटिंग चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, उनके समधी के घर से नैब ने रेड करके करोड़ों रुपए की रकम बरामद की थी। उनके खिलाफ एक छोटी सी दरखास्त आई थी नैब के अंदर चेयरमैन के पास, और उसके बाद उस बंदे को प्रोसिक्यूट किया गया। कन्विक्शन इस मुल्क में नहीं होती क्योंकि 3-4 साल गुजरते हैं और कुछ, लेकिन उस वक्त मिसाल सेक्रेटरी उसको भी तो पकड़े फाइनेंस बलूचिस्तान, वो भी कन्विक्ट इस मुल्क में नहीं होगा। अल्लाह के सर, इतने फजल से ऐसा निजाम, मैंने तो ये कभी वीडियो इतने नोट मैंने कभी जिंदगी में इकट्ठे नहीं देखे। आप देखिएगा इस मुल्क की तारीख में हमारा अनफॉर्चुनेटली निजाम अदल ऐसा बन चुका है और इतनी करप्शन हमारे माशरे में आ चुकी है कि वो बंदा कभी कन्विक्ट नहीं हो सकेगा सक्सेसफुली। लेकिन मुझे थोड़ी सी इसमें बात नैब के ऊपर बात कंप्लीट कर रहे थे कि नैब के अफसरान की वो जो डिमोरलाइजेशन है वो फिर करप्शन की सूरत में, क्योंकि ये हर बंदा इस वक्त नफ्सा नफ्सी के दौर में है। तो जो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, उस वक्त अगर इस तरह की मिसालें बनाई जाएँ। अब देखिए, नैब की अपॉइंटमेंट के ऊपर आ जाएँ। नैब का 2001 का 99 का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ये कहा गया कि नैब की अपॉइंटमेंट के ऊपर जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए जो बंदा आप रखते हैं चेयरमैन के तौर पे, क्योंकि फिक्स टर्म है 4 साल की, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी शामिल किया जाए। लेकिन वो उसमें जो गवर्नमेंट ने ये किया कि उसमें जो तरमीम की, उसमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन। अब ये देखिए कि जो साहब इस वक्त चेयरमैन नैब हैं, उनकी आप पूरी हिस्ट्री देख लें, उनके अपने खिलाफ केसेस है, उसके बाद उन्होंने कंसेंसस उनको चेयरमैन बना दिया और उसका इफेक्ट आप देख रहे हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या कभी, चूंकि आप नैब के केसेस और बाकी बड़े बड़े मेजर केसेस को आप परसू करते रहे हैं, कोर्ट्स में डिफेंड करते रहे हैं नैब के ब्याह पे, तो आपको भी ये डायरेक्शन दी जाती थी कि जनाब बस कर दो जी, बहुन नहीं करना मामला? देखिए, ये अब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैटर करता है। मैं नैब से मैं आपको स्पेसिफिकली बताता हूँ, मैं नैब से रिज़ाइन करके आया हूँ। मैं नैब में, मेरा रिजिग्नेशन आज भी उसके रिकॉर्ड का हिस्सा है और इसी बात के ऊपर मैंने रिज़ाइन किया है। NRO आने के बाद जो हमारे ऊपर प्रेशर डाला गया, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर मौजूद था कि किसी को बेनिफिट ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद सुबह शाम प्रेशर डाला जाता था, ना सिर्फ नैब से बल्कि नैब के बाहर से, प्रेसिडेंसी से डाला जा रहा है मुख्तलिफ जगह से कि आप इन मामलात को ख़त्म करें। तो उसके ऊपर फिर आपके ऊपर अपना इंडिविजुअल है कि आप इस्तीफा दे दें या काम करें। फिर जो लोग काम करते हैं उनको मजबूरी से करना पड़ेगा। लेकिन आप बात देखिए कि अगर आप मेरे अफसर हैं, मुझसे आप गलत काम करवाएंगे तो मैं 6 गलत काम अपने खुद भी हमें फोन लाइन पे ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब ने, तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नैब की सिर्फ परफॉर्मेंस की बात यहाँ पे की जा रही है, नंबर ऑफ केसेस आर स्टिल पेंडिंग। बड़े बड़े नाम जिनमें नवाज शरीफ साहब का है, इसहाक डार के और लोगों के नाम है, वॉलंटरी रिटर्न और प्ली बार्गेन की बात करते हैं तो अरबों रुपए जो लोगों ने किए थे वो जमानत करवाई, 2-3 किस्तें दी और भागे हुए हैं। तो सर, ये जो बात की जा रही है कि इसको दोबारा से रिफॉर्म किया जाए, इसके अपने लोग भी करप्शन में मुलविस है। अभी चंद रोज पहले इनका एक असिस्टेंट डायरेक्टर रंगे हाथ तो पकड़ा गया है। लोग दरखास्तें देने जा रहे हैं कि जनाब ये गलत केसेस खोलते हैं और फिर हमसे पैसे लेते हैं, जिसके सबूत भी मौजूद हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है इस इदारे के बारे में शाह साहब? देखें जी, वो इदारा जिसने करप्शन का सद्देबाब करना है, अगर वो खुद करप्ट हो जाए तो फिर आप खुद ही इसका अंदाजा लगा लें कि वहाँ कैसे केसेस जो है वो कैसे निपटाए जाएंगे। मसला यही है ना, कंट्री वाइड हमारा मसला यही है कि हर जगह इदारों में भी करप्शन इस हद तक फैल चुकी है कि अब वो इदारे जो हैं वो काबिल एतबार नहीं रहे। और सबसे बड़ा काम करप्शन को कैच करना, करप्शन का सद्देबाब करना तो नैब का था। ये सबसे बड़ा इदारा था ना, वो FIA भी है आपकी, और इसके अलावा भी आपने
एंटी करप्शन का इदारा है, बाकी इदारे FBI है, एंटी करप्शन का इदारा है, FBR है, CBR है, मगर जो मेन इदारा आपने करप्शन चेक करने के लिए बनाया था वो तो नैब बनाया था। और हमें मालूम है कि अरसा दराज से हम बार बार सुनते हैं कि ये इदारा भी पॉलिटिसाइज भी हो चुका है और करप्ट भी हो चुका है, और ज्यादा से ज्यादा ये इनके पास दिखाने को एक ही चीज है और वो है प्ली बार्गेन केसेस। चलिए हमने पैसा जो है अरबों का पैसा चंद करोड़ लेकर ये समझते हैं कि इनकी बड़ी अचीवमेंट सर, उसमें भी मेरे पास उसमें भी डॉक्यूमेंट्स हैं, प्ली बार्गेन और वॉलंटरी रिटर्न में अरबों रुपए इन्होंने वसूल करने हैं, वो लोग भागे हुए हैं, जमानतें लेके बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी उधर भी इनका कोई ज्यादा इख्तियार नहीं है। अभी आजकल जो खबरें आ रही हैं इनके वो जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिनको आप IBOs कहते हैं, उसके ऊपर बाकायदा कॉलें पकड़ी गई हैं कि कैसे ये लोगों से पैसे मांग रहे हैं और कैसे उन तक कुछ लोग हैं जिन तक इन्होंने ये पहुंचे हैं। और मेरे ख्याल में ये 2-4 इस तरह के केसेस दुनिया को दिखाए जाएंगे कि देखें जी हम बड़े एक्टिव हैं और हमने अपने ही इदारे में ये काम शुरू कर दिया है। सर, जो बात की है अभी इमरान खान ने भी बात की है कि नैब को प्रॉपर्ली एक्टिव होने की जरूरत है, और कहा यह जा रहा है कि चेयरमैन नैब के ऊपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है कि आप फौरी तौर पे कार्रवाई करें। जिस तरह हमने देखा है कि पंजाब में अभी तक कोई काबिल जिक्र कार्रवाई नहीं की गई, थोड़ा सा प्रेशर डलता है तो एक आधा प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं, किसी छोटे मोटे मगरमच्छ पे हाथ डाल के, बड़े लोगों पे हाथ नहीं डाला जा रहा। सर बिल्कुल ऐसे ही है, और वो जो आपने बात की असल नुक्ता यही है कि हमें रिफॉर्म्स चाहिए। वो जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान बना था, आप बताएं कि उसमें रिफॉर्म्स के ऊपर कितना जोर दिया गया था। क्या वो नेशनल एक्शन प्लान वो नुक्ता ब नुक्ता क्या हम उसको आगे लेकर चले? मैं समझता हूँ कि असल तो काम ही उसमें रिफॉर्म्स का था। मुझे एक ब्रेक लेनी है। एक सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ कि जिस तरह गवर्नमेंट नैब को काबू करना चाह रही है, उस पर काफी ऑपोजिशन की तरफ से भी रेजिस्टेंस आ रही है और कहा यह जा रहा है कि इसको और पॉलिटिसाइज कर दिया जाएगा। आप समझते हैं कि इसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, या जो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लाना चाह रही है वाकई इसको पॉलिटिसाइज करना चाह रही है? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके शायद लतीफ साहब से इसका जवाब लेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले शाहिद लतीफ साहब को एक सवाल छोड़ा था, शायद साहब दोबारा आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या गवर्नमेंट वाकई संजीदा है नैब के जरिए करप्शन के खिलाफ जहाद करने में, या इसको भी पॉलिटिसाइज करने के लिए रिफॉर्म्स का नाम लिया जा रहा है? सर जी, मैं नहीं समझता कि संजीदा है। हर दौर में हमारी हुकूमतों ने नैब को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, और ये जो आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जी वो सब लोग जो हैं बड़े बड़े हाईफाई केसेस हैं, वो कहते हैं जी हम तो हमें तो वहां से नैब से क्लीन चिट दे दी गई। वो क्लीन चिट इसी तरह हुई कि आपने अपनी मर्जी के चेयरमैन लगाए, अपनी मर्जी का वहाँ स्टाफ लगा के जो आपके खिलाफ वहाँ सबूत थे वो सबूत ही गायब कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ साहब बात करने के लिए। और उनका यही कहना था कि रिफॉर्म्स जो है बहुत जरूरी है। असद, प्रेजेंट किया गया था बिल, उसका क्या बना जिसमें रिफॉर्म्स की बात की जा रही थी, इसको और खुद मुख्तार करने की बात की जा रही थी, वो दरमियान में ही रह गया? 2010 में उस वक्त जो डॉक्टर बाबर अवान थे, उन्होंने एक बिल जो है वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी कमीशन का एक बड़ा खुद वो पावरफुल कमीशन जो है उन्होंने सजेस्ट किया था। उसमें जो PMLN की तरफ से अनुशा रहमान और जो जाहिद हामिद जो उस वक्त वज़ीर कानून है, इन्होंने को तकरीबन 50 के करीब उसमें तरमीम जो है वो ऐड करके उसको बड़ा फाल बनाने। तो वो कहाँ गया वो बिल जो है वो देखें, अब ये इनकी हुकूमत आ गई है, 3 साल हो गए। उस वक्त तो ये बड़े चाह रहे थे कि जी ये होना चाहिए, उस वक्त बड़ा पुश कर रहे थे, लेकिन जब इनकी हुकूमत आई है इन्होंने एक दिन भी उस एहतसाब सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शहजाद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इनका हिस्सा रहे हैं, सारी चीजें देखते रहे हैं, अगर अब जो बात की जा रही है नैब के रिफॉर्म्स की, आप समझते हैं कि इस इदारे को रिफॉर्म्स की जरूरत है? लॉज आप जैसे भी बना लें, जब तक आपका मकसद ठीक नहीं होगा। अब जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी एक्ट है, इसकी अगर आप पावर्स पे चले जाइए तो चेयरमैन एक दफ़ा अपॉइंट हो जाएंगे, उसके बाद उनको रिमूव करने के लिए वही प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज का है, और सिक्योर्ड उनका ट्रैक है, और जो बंदा उसमें अपॉइंट होता है वो अपनी आखिरी इनिंग के बाद खेल रहा होता है, यानी कि वो पोस्ट रिटायरमेंट होता है। अब अगर रवैये ठीक हों तो ये इस वक्त भी जो उसके पास इख्तियारात हैं, जो उसका अपना दायरा इख्तियार है, वो बहुत सही है। मसला यहाँ पे क्या है? सबसे पहले बात यह है कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, चूँकि नैब उनको प्रोसिक्यूट करता रहा है या उनके बकौल प्रोसिक्यूट करता रहा है, सबसे पहले आके उन्होंने नैब का बजट जो था 90% काट दिया। यहाँ से आपको कमिटमेंट नज़र आ जाती है ना कि गवर्नमेंट की क्या कमिटमेंट है टुवर्ड्स अकाउंटेबिलिटी। अभी आप ये पनामा लीक्स को ले लीजिए, इसके अंदर कितने 400-600 के करीब पाकिस्तानियों के नाम आए, जिनमें से मोस्टली पनामा लीक्स में किसी को परस्यू किया। उन नैब के लोगों को ये भी पता नहीं है कि उनके अपने सेक्शन 9 के तहत
पब्लिक ऑफिस होल्डर का एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्सेज एक ऑफेंस है जिसको आप बड़ी आसानी से प्रूव करते हैं। उन्होंने आप इसके इदारे का क्या मकसद है? जब बाकी ममालिक में इसके ऊपर कार्रवाइयाँ शुरू होगी, नैब ने एक भी बंदे को बुला के पूछा हो कि भाई आपके ये एसेट्स हैं, आप कैसे टेन्योर के 3 साल पूरे नहीं करने? यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इदारा एडहॉकिज्म पे चल रहा है, एक्सट्रीमली करप्ट है, गवर्नमेंट की कोई ये प्रायोरिटी नहीं है, ना इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है ना ही पिछली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी। मेरा सवाल ये था कि रिफॉर्म्स जरूरी हैं या इसको डीपोलिटिसाइज करके चला सकते हैं? देखिए, रिफॉर्म तो फिर पूरे निज़ाम की जरूरत है ना। रिफॉर्म्स, लीगल लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स मैं नहीं समझता इसके अंदर कोई बदलाव लाएगी। आप इससे भी बेहतर निज़ाम ले हैं, लेकिन अपना रवैया यही रखेंगे तो उस इदारे का भी आप ऐसे ही सत्यानाश करेंगे। नाज़रीन, इस हवाले से जो नैब के स्पोक्स पर्सन है नवाजिश अली, उनसे जब हमने रब्ता किया और उनसे हमने पूछा कि जो ख़ास तौर पे ये इनके डिप्टी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स पे जो पैसे लेने के इल्ज़ाम हैं, माजिद साहब हैं और दूसरे साहब हैं, उनके बारे में ये क्या कहते हैं, वो दरखास्तें कहाँ तक पहुंची हैं, तो उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। हमारा ये है कि चेयरमैन ने जब से ये आया इन्होंने कहा कि हम दूसरों का एहतसाब उस वक्त कर सकते हैं जब हम खुद अपने आप को अकाउंटेबल हो। ठीक है ना जी। तो हमने इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म सिस्टम बनाया है, जिसके तहत हमें कोई भी कंप्लेंट मिलती है ना, तो उसके ऊपर हम अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई करते हैं। ये देखे हुए कि एक चेयरमैन इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग टीम बनाई, उसके ब्रिगेडियर हदीद हेड हैं, जो कि जो जिन अफसरों के खिलाफ या ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई दरख्वास्त मिलती है। 83 अभी तक जो हमने ऑफिशियल के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, जिसमें से 22 जो थे उनको मेजर पेनल्टीज दी और 34 जो थे उनको माइनर पेनल्टीज दी, और 11 के खिलाफ अभी इंक्वायरीज जारी हैं। ठीक है ना जी। और 4 लोग थे जो कि एग्जोनरेट हुए, जिनको बरी कर दिया। अब जहाँ तक माजिद की स्पेसिफिक एक केस का है, पटवारी का है, तो इसमें मेरी 2 बातें हैं। एक तो ये केस सब जुडिस है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दूसरा, हमने असद अब्बास साहब जो है उनकी स्टोरी पे कॉग्निजेंस लेकर इंक्वायरी शुरू की हुई है, और वो इंक्वायरी की जो प्रोसीडिंग है वो भी फाइनलाइज नहीं हुई है, क्योंकि हमने असद साहब को भी बुलाया है, अशरफ पटवारी साहब को भी बुलाया है, और बाकी लोगों को भी बुला रहे हैं या बुला चुके हैं। तो लेटेस्ट जो है उसकी यही है कि उसकी फंडिंग जो है जो ही वो आएंगे उसके ऊपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फैसला करेगी। नैब की परफॉर्मेंस के हवाले से नवाजिश साहब का क्या कहना था, और वो क्या समझते हैं कि जो प्ली बार्गेन वॉलंटरी रिटर्न में अभी तक अरबों के डिफॉल्टर्स बाकी हैं, वो क्यों नहीं रकम वापस आ रही, उस पर वो क्या कहते हैं, ये भी सुनिए। आप अगर आज दरखास्त देती हैं नैब को, तो वो फौरी तौर पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा, जिसमें उस दिन से लेकर 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लेंट वेरिफिकेशन होगी। कंप्लेंट वेरिफिकेशन में हम देखेंगे कि जो बंदे ने हमें कंप्लेंट की है उसमें कोई सच्चाई है या कोई इसको कहते हैं हम प्राइमा फशाए है या नहीं है। फिर हम जो कंप्लेनेंट होते हैं उससे वो लेते हैं, एफिडेविट लेते हैं, और 4 महीने इंक्वायरी का टाइम है, 4 महीने इन्वेस्टिगेशन का टाइम है। 10 माह में एक आईओ ने वो अपनी कंप्लेंट करनी है, जिसमें उसने विटनेसेस के जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड करनी है, मुतलका डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड लेना है, प्रोसिक्यूशन से वेटिंग करवानी है। और सेकेंडली जो मजे की बात है ना, हमने आईओ का कंसेप्ट खत्म करके सीआईटी का कंसेप्ट दे दिया कि आईओ को केस असाइन होता है और उसके बाद सीआईटी हो जाती है। सीआईटी का मतलब है कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम, उसके साथ एक एलसी अटैच हो जाता है, और साथ ही जो है उसके साथ एक फाइनेंशियल जो है एक्सपर्ट, जो कि उसके जो अक्यूज्ड होता है उसकी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज और फाइनेंशियल जो होती है ना बैंक अकाउंट्स और वो डिटेल्स इकट्ठी करता है। इसी तरह लीगल वाला वो देखता है कि कौन से ऐसे शवाहिद हैं जो इससे कलेक्ट करने चाहिए, और वो आईओ को वो गाइड करते हैं। सो दिस इज द बजट इज समथिंग डिफरेंट एंड द परफॉर्मेंस इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है ना। हम इसको बजट के साथ मैच नहीं करते कि बजट तो वो होता है कि एक शख्स की सैलरी है, उसने जब गवर्नमेंट की सैलरी इंक्रीज होती है उसके साथ उसकी सैलरी इंक्रीज होती है। तो हमारे लोगों को तो पहले जो शेयर मिलता था ना, एक कंसेप्ट होता था, वो चेयरमैन में आकर वो जितनी प्ली बार्गेन में कोई रिकवर होता है
वो सारा का सारा कौमी खजाने में जमा होता है। हमारे बंदों को, नैब अफसरों को कोई शेयर नहीं मिलता। ये थी नैब के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन का वर्जन जो उन्होंने नैब की क्लैरिफिकेशन में दिया। बहरहाल आज के प्रोग्राम में के हवाले से मैं अपने मोज़ेज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने चीज़ें एक्सपोज की, आपके आगे रियलिटी रखी। हम ये नहीं कहते कि इस इदारे को बंद कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। बहरहाल ज़रूरत इस अमर की जिसमें सब लोग जोर दे रहे हैं कि जो भी हुकूमत आई उसने इससे एक टूल के तौर पर अपने मकासद के लिए और पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से आज इस इदारे का ये हाल हो गया कि कोई इस पर यकीन करने को तैयार नहीं है। हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिए। हमारा फेसबुक और ट्विटर ID आपके सामने, देखते रहिए डॉन।